सवाल आपसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेकर है। जैसे कि लव मैरिज में हमारे माता पिता का ये मानना है कि सारे झगड़ों का जो जड़ है वो लव मैरिज रहती है, क्योंकि लव मैरिज में पति पत्नी के बीच अगर झगड़े होते हैं तो वो झगड़े सुलझाने के लिए परिवार में किसी की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि अरेंज मैरिज में दो परिवार आपस में जुड़ के एक रिश्ता तय करते हैं, तो वह रिश्ता सामाजिक दबाव के तहत सफल हो जाता है। अब इसमें सर आपकी क्या राय है? लव मैरिज ज़्यादा बेहतर है या अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर है? मेरा ख्याल ये है कि अरेंज मैरिज में कुछ फ़ायदे ऐसे हैं जो लव में नहीं हैं। मतलब हम लोग जब कहते हैं ना कि अरेंज या लव, सबसे अच्छा तो है कि दोनों साथ साथ भाई, दो लोगों में प्रेम हुआ, पेरेंट्स मान गए तो हो गया लव एंड अरेंज। उस पर काहे का लव और अरेंज करना है? होना तो ऐसा ही है कि दोनों चीज़ साथ साथ हों। पर हम लोग मान के चलते हैं कि लव मैरिज का मतलब है कि लड़का लड़की भाग के गए होंगे ट्रक के पीछे बैठ के और पेरेंट्स ने तलवारें निकालनी होंगी, यही लव मैरिज होती है। और अरेंज का मतलब है कि लड़के से पूछा भी नहीं होगा, लड़की से पूछा भी नहीं होगा और शादी कर दी होगी। ऐसा होता नहीं है। आजकल अरेंज मैरिज लव की ओर बढ़ रही है। लड़के लड़की को बोलते हैं बात कर लो भाई, आधा घंटा बात कर लो, 1 घंटा बात कर लो, कुछ तो जानो एक दूसरे को। और लव मैरिज में पूरी कोशिश होती है कि पेरेंट्स को साथ में लेके दिल वाले दुल्हनिया टाइप से वैसे शादी हो जाए। कोशिश तो ये होती है। विकसित देशों में अरेंज मैरिज का मतलब कॉन्सेप्ट नहीं काम करता है। वहाँ लड़का लड़की खुद ही पसंद करते हैं। ये वहाँ अगर आप बोलेंगे कि मेरे फूफा जी ने पसंद की मेरी लड़की, तो वो लोग हंस के मर जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे क्या हुआ है। क्योंकि जिनको साथ में रहना है वो मिले भी नहीं और शादी उनकी हो गई, ये नहीं समझ में आता उन लोगों को। तो नई जनरेशन आजकल भारत में भी ऐसी बात कर रही है। अरेंज मैरिज में फ़ायदा ये है कि आपको एक भरा पूरा सोशल स्ट्रक्चर मिल जाता है। आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनका दबाव काम करता है कि चीज़ें ठीक रहें। थोड़ा बहुत तनाव हो तो अलग नहीं हो गए, दबाव से बातचीत से चीज़ें ठीक हो जाती है। प्रेम विवाह में ये कि आप जानते हैं किसके साथ गए हैं, तो एक कंफर्ट लेवल ज़्यादा रहता है। विफल दोनों होते हैं, खूब होते हैं। अरेंज मैरिज की नहीं चल पाया, नहीं सहमति बन गई। अरेंज मैरिज में ये ज़रूर है कि तलाक कम, मतलब मेरे पास डेटा नहीं है पर मैं मान के चलो कि तलाक कम होते होंगे। पर तलाक कम होना मेरे हिसाब से कोई क्राइटेरिया है नहीं, क्योंकि ऐसी ज़िंदगियां ज़्यादा वहाँ पर हैं जहाँ तलाक हो जाना चाहिए था पर हो नहीं पा रहा है दबाव की वजह से। उस लाइफ को मैं तो लाइफ नहीं मान रहा हूँ। अगर आप उसको बहुत अच्छी ज़िंदगी मान रहे हैं, अगर ये सर्टिफिकेट है कि देखो ज़िंदगी गुजार ली साथ में, तो फिर तो बात अलग है। लव मैरिज में क्या होता है कि अगर वो थोड़ा सा आकर्षण हुआ 6 महीने 1 साल का और आपने शादी कर ली उत्साह में आके, तो बहुत खतरा है कि बम फटेगा अगले कुछ साल के अंदर अंदर। तनाव वहाँ ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि परिवार छोड़ देता है, बेदखल, इधर से बेदखल हो गए। अब दो लोग साथ में हैं, कोई भी दो लोग साथ में रहेंगे 24 घंटे तो वो भिड़ ही जाएंगे आपस में। पहले क्या था कि 2-3 भाई बहन थे, उनसे बात हो गई, पेरेंट्स से बात हो गई, इधर बात हुई उधर बात हुई, अब वो सब हट गए। इन दो लोगों पर इमोशनल ओवरलोड इतना ज़्यादा है कि सामान्य स्थितियों में अच्छी शादी चलनी भी होती तो अब नहीं चलेगी, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं अपनी बात रखने के लिए। इतना अकेलापन हो जाता है। इससे प्रेम विवाह ज़्यादा अच्छे वही चलते हैं जहाँ परिवार साथ में होता है। जहाँ परिवार से झगड़ के होगी शादी, वहाँ खतरा ज़्यादा है कि नहीं चल पाएगा, क्योंकि इमोशनल ओवरलोड हो जाएगा। फिर दोनों लोग पढ़े लिखे होते हैं आमतौर पे दोनों नौकरी भी कर रहे हैं, स्वतंत्र हैं, जिम्मेदारियां अपनी निभा सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। जब दो स्वतंत्र और जिंदा लोग साथ में जुड़ते हैं तो कोई दबाव ज़्यादा मानने के मूड में होता नहीं है। कानून भी पता होता है, अपने अधिकार भी पता है। तो ऐसे दो लोग जो बराबर हैं, अधिकार पता है, अपना खर्चा उठा सकते हैं, किसी की धौंस क्यों सहेंगे? पेरेंट्स पहले ही दूर हो गए हैं, तो बहुत खतरा है कि साथ में नहीं चल पाएंगे। तो सबसे अच्छा ये है कि जिन दो लोगों में बहुत लंबा संबंध हो, 2 4 5 साल से जानते हों, ठहरा हुआ संबंध उछलने कूदने वाला संबंध नहीं, ठहरा हुआ संबंध हो सके तो पेरेंट्स की सहमति के साथ, मेरे ख्याल से वो विवाह सबसे अच्छा है। और अरेंज मैरिज जिसमें आप कहीं मिले ही नहीं है, वो तो एक मतलब गीटा से लूडो खेलने वाला मामला है कि 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, चांस की बात है। 6 आ गया तो आप कहेंगे वाह क्या बात है, 1 आ गया तो आप चुप रहेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि बहुत बोलने का स्कोप तो वहाँ पर है नहीं, चुपचाप झेल लेना पड़ता है फिर तो।
और जब आप किससे पहले मिलते हैं तो 6 देख के ही मिलते हैं तो फिर वहाँ अगर बाकी चीज़ें ठीक हों तो बेहतर रहता है कि परिचय के बाद प्रेम हो, प्रेम के बाद विवाह हो। ये मान लेना कि विवाह के बाद प्रेम हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। कई बार नफरत हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे पति पत्नी हैं जो नफरत के साथ जी रहे हैं और जीते रहेंगे लंबे समय तक, क्योंकि उनके पास स्कोप नहीं है अलग होने का, और ये एक स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं है। ठीक है। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल पिछले सवाल से ही संबंधित है। सर लव और अरेंज्ड मैरिज तो बात की बात है, क्या मैरिज स्पेशली जो मोनोगैमी कॉन्सेप्ट है क्या वो नेचुरल है? क्योंकि सर कुछ लोगों का मानना है कि जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में ही ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है, और शायद इसलिए कुछ ऋषि मुनि या कुछ लोग शादी जैसी आप प्रथा से बहुत बचते हैं। डांट खाएंगे अपने पेरेंट्स से जब वो देखेंगे कि आपने ये सवाल पूछा है। बड़ा बड़ा फंडामेंटल और फिलोसॉफिकल सवाल पूछ लिया आपने। जो बड़ी उम्र के लोगों के सामने पूछ मत लीजिएगा, रो पड़ेंगे ज़ोर ज़ोर से कि ये कितनी गहरी बात आपने कह दी है। इनका कहना ये है कि शादी का कॉन्सेप्ट अपने आप में नेचुरल है या ऐसे ही चल रहा है। तो नेचुरल की पहचान कैसे करेंगे? नेचुरल की पहचान करने का एक तरीका ये है कि सारी एनिमल स्पीशीज़ में देख लें और ह्यूमन स्पीशीज़ में देखें। हम तो ऐसे स्टडी करते हैं। भाई नेचुरल क्या है? सांस लेना नेचुरल है, क्योंकि उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। भोजन करना नेचुरल है, वो भी ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। नींद नेचुरल है, प्रेम की इच्छा होना नेचुरल है। तो जो हर किसी को होता है, जिसके बिना रहना अमूमन संभव नहीं है, वो नेचुरल है। और जिसके बिना हम आराम से रह सकते हैं वो आर्टिफिशियल है या बिल्ट है या सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो अगर हम सारी स्पीशीज की बात करें तो मेरे ख्याल से केवल पक्षियों के बारे में कहते हैं कि उनमें से 90% के आसपास मोनोगैमस होते हैं, पर कहते हैं, साबित ही नहीं हुआ है। साबित कुछ और ही हो गया है कुछ दिन पहले। मैं बताऊंगा क्या साबित हुआ है। जो मैमल्स हैं, जो हम लोग हैं और बाकी जो मैमल्स की कैटेगरी में लगभग 4000 स्पीशीज पे जो स्टडी की गई है, तो उनमें से 3% के आसपास में मोनोगैमी दिखी है। पर मोनोगैमी का मतलब ठीक से समझना, मोनोगैमी के 4 मतलब होते हैं। एक है मेंटल मोनोगैमी। इसका मतलब 2 लोग मन से इतने कनेक्टेड हैं कि किसी और का ख्याल ही मन में नहीं आता है। ये दुनिया के किसी स्पीशीज में एग्जिस्ट नहीं करता है, इंसानों में भी नहीं करता है। इसलिए कभी कोई आपसे ये प्रॉमिस करे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं किसी के बारे में, आप समझ जाना झूठ बोल रहा है। ये इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है, नेचुरली इम्पॉसिबल है। तो मेंटल मोनोगैमी तो एग्जिस्ट नहीं करती है। मेंटल के बाद दूसरी आती है जिसको बोलते हैं जेनेटिक मोनोगैमी। इसका मतलब है कि 2 लोगों में मोनोगैमी तो नहीं है, लेकिन बच्चों के माँ बाप बनने के मामले में मोनोगैमी है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि जब भी ये बच्चों के माँ बाप बनेंगे यही दोनों माँ बाप होंगे। उसके बाद आती है सेक्सुअल मोनोगैमी। सेक्सुअल मोनोगैमी का मतलब है कि फिजिकल रिलेशन केवल 2 लोगों के बीच में रहेगा, किसी और से नहीं होगा। और चौथी है सोशल मोनोगैमी, जिसका मतलब है कि समाज को नजर आएगा कि हम पति पत्नी के रूप में रहते हैं, लेकिन हमारा रिलेशन कहीं भी हो सकता है, पर समाज की निगाह में हम पति पत्नी होंगे। हो सकता है कि इनमें से 1 के 4 बच्चे कहीं और भी हों। जेनेटिक मोनोगैमी नहीं है। रिलेशन 10 लोगों से हो। सेक्सुअल मोनोगैमी नहीं है, मेंटल तो नहीं है, पर समाज की निगाह में हम लोग क और ख एक पति पत्नी हैं, तो सोशल मोनोगैमी है। पक्षियों के मामले में जो पहले स्टडीज थी वो ये थी कि पक्षियों में सेक्सुअल मोनोगैमी भी है, सोशल मोनोगैमी भी है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से साबित हुआ है कि उनमें केवल सोशल मोनोगैमी है 90% से ऊपर पक्षियों में। सेक्सुअल मोनोगैमी नहीं है, जेनेटिक मोनोगैमी नहीं है। यानी अगर कबूतर कबूतरी आपको बहुत प्यार करते हुए दिखें, साथ में बच्चे की कोशिश कर रहे हैं और वो अंडे को से रहे हैं, बाद में बच्चा हुआ उसको प्यार कर रहे हैं, ये देख के गलतफहमी हो सकती है कि इनमें कितना गहरा प्यार है। पर बायोटेक्नोलॉजी ये कह रही है कि संभावना है कि जो बच्चा है इनमें से एक का हो, एक का ना हो। जेनेटिक मोनोगैमी नहीं है, सोशल मोनोगैमी है उनके बीच में। इंसानों में भी सोशल मोनोगैमी है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने नियम बनाए, संरचनाएं बनाई। और मोनोगैमी ज़्यादा कहाँ मिलेगी? मोनोगैमी ज़्यादा वही मिलती है उन्हीं स्पीशीज़ में जहाँ बच्चे को मैच्योर होने में टाइम ज़्यादा लगता है। बच्चा बहुत छोटा है, उसको कौन संभालेगा?
तो आमतौर पे माँ उसकी सुरक्षा करेगी, बाप बाहर से खाना वाना लेके आएगा। जिन स्पीशीज में बच्चे तुरंत बड़े होते हैं वहाँ मोनोगेमी की जरूरत नहीं पड़ती है। ह्यूमन बीइंग का बच्चा सबसे लंबे समय तक डिपेंडेंट रहता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स में मोनोगेमी की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। पर मोनोगेमी अकेला ऑप्शन कभी नहीं रहा है। इतिहास में देखेंगे, जहां जहां युद्ध ज्यादा हुए वहां बहुपत्नी विवाह या पॉलीगिनी बहुत चला। एक तो युद्ध ज्यादा हुए तो पुरुष ज्यादा मर गए, अब पुरुष रह गए 500, महिलाएं 1000 हैं, तो एक पुरुष पे 2 महिलाएं आ ही जाएंगी। फिर जब गए युद्ध जीतने के लिए, जीत गए तो वहां की महिलाओं को उठा के ले आए, महिलाएं और ज्यादा हो गई, पुरुष कम हैं। तो युद्ध करने वाले समाजों में जनरली पॉलीगिनी, पॉलीगिनी मतलब पॉलीगेमी का वो रूप जहां पत्नी ज्यादा होती है, पति कम होते हैं। और जिन समाजों में रिसोर्सेज, जमीन बहुत ज्यादा है, वहां भी पॉलीगिनी। जहां जमीन बहुत कम है, बहुत ही कम है, वहां पॉलीएंड्री, एक पत्नी 4-5 पति। भारत में भी अगर आप देहरादून के पास एक जौनसार परगना है, जौनसार बाबर बोलते हैं, वहां खस ट्राइब है, वो अपने आप को पांडवों का पूर्व वंशज मानते हैं। अब तो कम हो गया, लेकिन कुछ साल पहले तक अभी भी 5-10% मात्रा में होगा। जितने भाई हैं उनकी एक पत्नी होती है। एक हट्टी ट्राइब हिमाचल में है, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट दिखता है। कभी कोयम्बटूर जाएं नीलगिरी हिल्स के पास, तो वहाँ एक टोडा ट्राइब है, उसमें भी कुछ हद तक ये कॉन्सेप्ट दिखता है। ये भारत की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। अभी एक स्टडी हुई कुछ दिन पहले सिरमौर में, 15% के आसपास परिवारों में अभी भी ये सिस्टम चल रहा है। जितने भाई हैं उनकी एक पत्नी है। बच्चे या तो बड़े भाई के सारे मान लिए जाएंगे, या बारी बारी पहला बच्चा सबसे बड़े भाई का मान लिया जाएगा, दूसरा नंबर 2 वाले भाई का, तीसरा नंबर 3 वाले भाई का। जेनेटिक्स से मतलब ही नहीं है, सोशल सिस्टम है। तो मोनोगेमी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध व्यवस्था है, इसलिए भी कि अब दुनिया में सेक्स रेशो आमतौर पर 1000 के आसपास रहता है। इक्वल सेक्स रेशो या ऑलमोस्ट इक्वल सेक्स रेशो में मोनोगेमी ही सिस्टम बनता है। तो शादी अपने आप में नेचुरल है या नहीं, वो एक अलग प्रश्न है। और नई पीढ़ी तो इसका मिजाज देख के लग नहीं रहा कि ये बहुत शादीबाजी करने वाले हैं। तो मोनोगेमी हो या मैरिज अपने आप में हो, नेचुरल नहीं है। समाज ने परिस्थितियों को देख के सब सिस्टम्स बनाए हैं, और इसलिए हर समाज में आप देखेंगे शुरुआत में मोनोगेमी कम थी, पॉलीगेमी ज़्यादा थी। धीरे धीरे मोनोगेमी का रुझान वहाँ पर बढ़ा है। सर मेरा सवाल माओ को लेकर है। हमारे समाज में एक माओ से तुंग, माओ माओ मम्मी, मतलब मम्मी को लेकर, अच्छा, मम्मी को लेकर है कि पूत कपूत हो सकता है पर माँ कुमाता नहीं हो सकती है। पर हाल ही में एक घटना बेंगलोर की है, वहां पर एक माँ ने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। वो माँ सीईओ थी किसी कंपनी की। वहीं दूसरी घटना उत्तर प्रदेश से है, वहां पर एक माँ अपने बेटी के होने वाले पति के साथ भाग गई। तो अब मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है माओ को। अब माओ पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखिए, माँ अगर किसी बच्चे को मारती है, अगर बच्चा बहुत छोटा अगर है, तो बहुत मजबूरी में मारती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मतलब ऐसा नहीं कि मम्मियों का जितना सम्मान हम करते हैं वो बहुत जस्टिफाइड हमेशा होता है, ऐसा नहीं है। सारे मैमल्स में, बहुत सारे स्पीशीज में नेचुरल फिनोमेना ये है, बाप को बाप बनने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी है। एक बार का फिजिकल रिलेशन, बात खत्म। उसके बाद उसकी कोई भूमिका उसके बाद नहीं। माँ को माँ बनने के लिए 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालना है। ह्यूमन बींग से अगर बात करें तो एक तो वो 9 महीने का साथ, फिर जब बच्चा होने वाला होता है उसी प्रोसेस में उसके शरीर में चेंजेस आते हैं, उसको फीड करवा पाती है। उसी में ऐसे हार्मोन्स ज़्यादा आते हैं जिससे लगाव ऐसा होता है बच्चे के साथ कि वो अपने से ज़्यादा महत्व बच्चे को देने लगती है। जनरली ह्यूमन बींग्स की बात नहीं है, चाहे बिल्ली की बात कर लीजिए, बंदरिया की बात कर लीजिए, बच्चा बहुत छोटा है, अगर आपने बच्चे को हाथ लगा दिया आपको खा जाएगी उस समय। ये महिला की बात नहीं है, मादा की बात है, और ये बायोलॉजिकल है, ये हार्मोन्स ऐसे हैं। अब क्या होता है कि अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है, 1 दिन का है, 10 दिन का है, और माँ ने उसको कहीं छोड़ दिया या मार दिया। अभी परसों की घटना है कि माँ बाप एक बस में थे, बच्चा पैदा हुआ, उसको फेंक दिया, वो मर गया। ऐसा है तो मान लीजिए कि माँ अपनी बायोलॉजी के खिलाफ जा रही है, बहुत मजबूर होगी समाज से। ऐसा कब होता है?
अवैध संबंध था, बच्चा हो गया, एबॉर्शन नहीं करवा पाए, बोलते क्या हैं बच्चा अवैध है, जबकि माँ बाप अवैध है, बच्चा कहाँ से अवैध हो, बच्चा तो अवैध ही होता है। उस बच्चे को पाले कैसे, समाज जीने नहीं देगा। तो माँ मजबूरी में क्या करेगी, किसी अनाथालय के पास छोड़ के आ जाएगी उसको, या मार देगी। आप देखेंगे जैसे कबीरदास बहुत महान कवि हुए, वो नदी में बहते हुए मिले थे, कितनी ऐसी कहानियां हम सुनते हैं। अगर आप यहूदी धर्म के संस्थापक हजरत मूसा है उनकी कहानी पढ़ के देखिए, उनकी भी ऐसी कहानी है। बहुत सारे लोगों की ऐसी कहानियां होती हैं कि जब जन्म हुआ कुछ ऐसी सामाजिक परिस्थिति हुई कि माँ को बच्चे को छोड़ना पड़ा कहीं पर, बहुत दुख के साथ छोड़ा होगा, खुश होकर तो नहीं छोड़ा होगा। जब बच्चा बड़ा होने लगता है वो लगाव कम होने लगता है, क्योंकि अब वो बायोलॉजिकल रीजंस कम होने लगते हैं। अब क्या हुआ होगा इन घटनाओं में या ऐसी घटनाओं में, अगर 4 साल के बच्चे की हत्या माँ कर रही है, मतलब ये तो अनएक्सेप्टेबल बात है, सीधी सी बात है, कोई भी किसी की हत्या करे। जैसे उस पिता ने 4 बच्चों की हत्या की ट्रेन के नीचे, वो भी अनएक्सेप्टेबल है, माँ करे तो भी अनएक्सेप्टेबल है। माँ करे तो आश्चर्य ज़्यादा होता है, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है कि माँ बच्चे से प्रेम ज़्यादा करती है, जो सही बात भी है। होता क्या है कि आज के ज़माने में अगर पति पत्नी में झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, अलग हो गए हैं, बच्चे को लेकर झगड़ा चल रहा है, उस मामले को जितना मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, कुछ मामला ऐसा था, बच्चे की कस्टडी को लेकर झगड़ा बहुत चल रहा था। माँ भी रसूख वाली है, बाप भी शायद ठीक रसूख वाला था, और झगड़ा ईगो पे इतना आ गया है कि अब झेल नहीं पा रहे हैं, अपना करियर भी दांव पे लगा हुआ है। मेरा अपना मानना है कि एक ऐसा मोमेंट आ जाता होगा जहां लोग अपने सेंसेस से दूर निकल जाते होंगे, बेवकूफ़ी के चरम पे चले जाते होंगे, और तब ऐसा फैसला कोई कर सकता है कि अपने बच्चे को मार दे। ऐसा कुछ हुआ होगा, एक्सेप्शन ही मानना चाहिए, नियम उसको नहीं मानना चाहिए, बहुत रेयर बात है। और जो बात यह है कि एक महिला अपने होने वाले दामाद के साथ ही भाग गई, बुरी बात तो है ही, पहली नज़र में तो यही कहेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि समाजशास्त्र का विद्यार्थी ऊपर ऊपर तैरना पसंद नहीं करता, वो तो चाहते कि अंदर जाके झांक के देखे। जो सास सुनते ही लगता है कि उसकी उम्र 50-60 साल रही होगी, उस महिला की उम्र 36-37 साल ही थी। और आज के ज़माने में 36-37 साल में लड़कियां शादी करती हैं जनरली। ऐसी उम्र नहीं थी, जो लगता है कि अपनी बेटी के बेटी की उम्र कितनी थी, 20-22 साल थी, वो माँ बनी होगी बहुत कम उम्र में, 12-13 में शादी हो गई होगी, 15 में माँ बन गई होगी। तो बेटी 20-22 साल की है, माँ 35-37 साल की, इतना ही मामला है। आपने कभी सोचा कि बहुओं को अपने जेठ के सामने, ससुर के सामने पर्दा क्यों करना पड़ता है? ये परंपरा कब बनी होगी? जब ससुर और बहू में अंतर 15 साल का ही होता था। लड़का है 20 साल का, उसका बाप 35 साल का है, पत्नी 19 साल की है। 35 साल का पुरुष सेक्सुअली बहुत एक्टिव व्यक्ति है, तो पर्दा वर्दा वो सब करने की जरूरत पड़ती है। आज के ज़माने में बेटा 34 साल की उम्र में शादी कर रहा है, पत्नी उसकी 33 साल की है, बाप 70 साल का हुआ पड़ा है, अब पर्दे की जरूरत नहीं। जब तक आप उस एज के गैप को नहीं समझेंगे जिससे सब कुछ हो रहा है। अब इस मामले में जो उस महिला के बयान से समझ में आया कि शादी हुई, माँ बनी, घर में वो रिश्ते थे नहीं, प्रेम था नहीं, सद्भाव था नहीं, झगड़े थे, अकेलापन बहुत ज़्यादा था। जब कोई बहुत अकेला होता है, बहुत घुटन में होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबसे सॉफ्ट टारगेट वही होते हैं। जो बहुत अकेला है, किसी भी उम्र का हो या बहुत अकेली हो, कोई उससे प्रेम नहीं करता है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, मतलब काम निकलवा रहे सारे अपना अपना कि मम्मी खाना बना दो, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, प्रेम की बात कोई नहीं कर रहा उससे, और उसको लगातार फील हो रहा है कि मैं तो केवल एक वस्तु हूं। और ऐसे में किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति प्रेम की भाषा बोलना शुरू कर दे, बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं ऐसे समय में, बड़े बड़े लोग। तो मेरे ख्याल से इसमें मामला लस्ट का नहीं रहा होगा, वासना का नहीं रहा होगा, वो तो बहुत सेकेंडरी बात रही होगी। प्राइमरी बात ये रही होगी कि एक इंसान हमारे परिवार में आ रहा है जो मुझसे ठीक से बात करता है, और बात करते करते वो इतनी भर गई होगी, उसने अपनी बातें बताई होंगी, मन हल्का होने लगा होगा, फिर उसका इंतज़ार करने लगी होगी,
और संयोग की बात यह है कि लड़के को भी बेटी से ज़्यादा अच्छा माँ से बात करने में लग रहा हो। ये कितनी इंटरेस्टिंग और अजीब सी बात है। एक तरफा तो ये कई बार होता होगा, कई लोगों को ऐसा फील होता होगा, पर इसमें आश्चर्य की बात है कि दोनों तरफ से हुआ और इतने साहस के साथ हुआ कि भाग गए। बिना भागे ऐसा कई परिवारों में होता हुआ कि भाई कोई सास है, उसको दामाद से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। बहू है, बहू की अपने पति से उतनी नहीं बन रही है, पर पिता समझदार है, पिता बहू को समझाता है, बाप की तरह समझाता है, और बहू को अपने ससुर से पिता के रूप में बात करना बहुत अच्छा लगता है। ये तो सामान्य बातें हैं, हो सकता है किसी भी घर में, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। तो मैं फिर कहूँगा जब तक सारे फैक्ट्स ना पता हों आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें लस्ट का मामला कम रहा होगा। इसमें एक प्रेम और मूल्य मिले, मुझे कोई समझे, कोई तो मेरी कद्र करे, ये वाला भाव थोड़ा ज़्यादा रहा होगा। थैंक्स। सर अब हम बात थोड़ी सी नई पीढ़ी की कर लेते हैं, जैसे जेन जी, जेन अल्फा। इन लोगों के लिए रिश्ते के मायने एकदम अलग है। ये शादी में इतनी रुचि नहीं रखते, बट लिविंग और डेटिंग में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और ये लोग ये भी मानते हैं कि शादी की जो व्यवस्था है, यानी मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तो आपको क्या लगता है सर कि सच में शादी और परिवार का जो भविष्य है वो खतरे में है? सच बताऊं तो है, मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए, ये सब चीज़ें शुरू होने में सैकड़ों साल लगते हैं, ख़त्म होने में सैकड़ों साल लगते हैं। ये जाति व्यवस्था है, कोई कितनी भी ताकत लगा ले 500,000 साल से कम में ख़त्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत गहरे सोशल इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म होने में भी लंबा समय लगता है, आसान नहीं होता है। तो विवाह और परिवार ख़त्म हो जाएंगे ये 2 दिन के बाद तो है नहीं, हज़ारों साल लगेंगे। पर इनके ख़त्म होने की प्रक्रिया हो सकता है शुरू हो चुकी हो। मेरा रफ आइडिया, अगर आप पूछें, रफ आइडिया ये है, बड़े शहरों में भारत में आज से 100-200 साल के बाद इक्वल नंबर में लोग होंगे जो शादी करेंगे और नहीं करेंगे। 500 साल बाद शादी करने वाले शायद माइनॉरिटी माने जाएंगे, जो नहीं करते हैं वो मेजॉरिटी हो जाएंगे। 1000 साल बाद शायद लोग कहेंगे कि अच्छा जानते हो कानपुर में एक शादी हुई है, 300 साल बाद हुई है। शायद 1000 साल बाद ऐसी बातें हों, क्योंकि मैं तो समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। सोशियोलॉजी ये मानती है कि कोई भी सोशल सिस्टम ज़रूरतों से पैदा होता है, ज़रूरतें बदलने पे ख़त्म हो जाता है। तो शादी कुछ ज़रूरतों से पैदा हुई थी। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा झुंड है जिसमें कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई भी किसी पे हमला कर देता है। जैसे एनिमल्स में आप देखेंगे, कोई नियम नहीं है, कोई डॉग है किसी बिच पे हमला कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। ह्यूमन बींग्स में भी शुरू में ऐसा होता होगा, जब हम झुंड में रहते थे तो बड़े बूढ़े एप्स ने मिलकर तय किया हुआ है भाई सिस्टम बनाओ, ऐसे ठीक नहीं है। क्यों सिस्टम बनाओ? एक तो कौन किस पे हमला कर दे भरोसा नहीं है, सुरक्षा मिले सबको। दूसरा, कौन सा बच्चा किसके पता ही नहीं चल रहा, तो परवरिश कौन करेगा? तो बच्चे की लेजिटिमेसी एक बड़ा भारी सवाल था, जो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सॉल्व हो चुका है, तब सॉल्व नहीं हो पाया था। और उस समय सॉल्व करने का एक ही तरीका था कि एक स्त्री केवल एक पुरुष के साथ रहे, क्योंकि बच्चा तो माँ के पेट से होगा। माँ एक ही पुरुष के साथ रही है तो ये तय हो गया कि बच्चा इस पुरुष का है, और कोई तरीका है ही नहीं। इसीलिए कहावत चलती है अफ्रीका में, मदर्स बेबी फादर्स मे बी। ऐसी बहुत कहावतें हैं। मदर इज ए फैक्ट, फादर इज ए फेथ, ये कहा जाता है। ये लीगल डिक्टम में भी ऐसी बातें चलती हैं। तो शादी बनाई कि 2 लोग अब साथ में रहेंगे, या अगर मोनोगेमी नहीं तो 1 पति है, 4 पत्नियां हैं, ये सब साथ में रहेंगे। अब इन पत्नियों पर कोई दूसरा पुरुष नजर उठा के नहीं देखेगा, एक नॉर्म बन गई, सबने मान लिया। देखेगा तो पिटेगा, सब मारेंगे उसको, अब नॉर्म बन गई। अब वो महिला या महिलाएं सुरक्षित हैं कि एक पुरुष हमारा साथ है। इनका बच्चा हुआ, पहले से पता है कि पैटर्निटी किसकी है, बच्चे को नाम मिल गया, उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उस पुरुष की पहले से फिक्स है, उसी को खतरे उठाने उस बच्चे के लिए। और फिर बड़े होने की प्रक्रिया, और जब ये बूढ़े हो जाएंगे, बच्चा बड़ा होगा, तो बच्चा इनकी जिम्मेदारी उठाएगा, उनके बुढ़ापे का इंश्योरेंस। तब तो इंश्योरेंस भी नहीं था, मेडिक्लेम भी नहीं था, ये बच्चा ही मेडिक्लेम है, बच्चा ही टर्म इंश्योरेंस है उस समय। तो इतनी सारी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए मैरिज सिस्टम बना होगा।
उससे फैमिली बनी होगी। अब हो ये रहा है कि लगभग इन सारे नीड्स के लिए अलग अलग उपाय समाज में हैं, कोई कलेक्टिव सिस्टम नहीं। और फिर अब सुरक्षा इतनी है समाज में, जो बच्चे आजकल के बड़े शहरों के हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसा उनके पास हो जाता नौकरी करने से, और हर बीइंग की एक मंशा होती है कि अगर मैं अपनी आज़ादी बचा सकूं तो बचा लूं। आज़ादी खोना सबसे बुरा होता है, और आप किसी सिस्टम का पार्ट बनते हैं आज़ादी खोनी पड़ती है। सिस्टम के बाहर रहने में आज़ादी बनी रहती है। इसलिए आज की जो जनरेशन है उनसे मैं पूछता हूँ, ये बात करता हूँ, तो वो जनरली ये मान के चलते हैं कि शादी करेंगे तो 30 के बाद करेंगे। पहले यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो भी इसी माइंडसेट के होंगे। तो 30 तक अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, डेटिंग करेंगे, दोस्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम बनना नहीं चाहते, किसी जगह अपनी आज़ादी कम नहीं करना चाहते। करियर बना लेंगे अपना, थोड़ा पैसा बचा लेंगे, इन्वेस्ट कर लेंगे। उनको इन्वेस्टमेंट का आइडिया भी सबको है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे बनेगी। और जब जीवन को ठीक से जीने के बाद स्थिर हो जाएंगे और हमें ये भरोसा हो गया कि अब हम मेंटली मैच्योर हो गए पति या पत्नी बनने के लिए और माँ या बाप बनने के लिए, तो हम शादी करेंगे। आगे चल के कुछ लोग कहेंगे कि उसके बाद भी क्यों करेंगे, छोड़ो, क्या ज़रूरत है, नहीं करते। अब शादी की ज़रूरत क्या है, किसी के साथ रहना है तो को लिविंग में भी लोग रहते ही हैं। को लिविंग को लीगल स्टेटस से मिल चुका है। अभी तो जो टेक्नोलॉजी में नई चीज़ें आ रही हैं, ऐसे रोबोट्स बन रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग जैसे दिखते हैं, लोग उनसे शादी करेंगे आगे चल के। ये बहुत जल्दी अगले 5 साल में दिखेगा। ऐसे रोबोट जो इंसान दिखते हैं, स्किन भी इंसान जैसी है, कलर भी चेंज कर सकते हैं, सुंदरता चेंज कर सकते हैं, वो शिकायत भी नहीं करते कभी। 24 घंटे आपके लिए वो, मतलब जैसा आप जिस रूप में आप चाहते हैं वैसे रहते हैं। अभी हमें मजाक लग रहा है, आज से 10 साल पहले मैं बोलता था कि कोई भी किताब पढ़ने में जो सुख है ना, वो आईपैड से पढ़ने में, कंप्यूटर पढ़ने में नहीं है। हमारी अगली जनरेशन को पूरा सुख मिल रहा है आईपैड से पढ़ने में, उन्हें चाहिए नहीं किताब कॉपी। हम तो अपने हिसाब से सोच रहे हैं ना कि ऐसा नहीं हो सकता, अगली पीढ़ी को तो अपने तरीके हैं। तो आगे आने वाली पीढ़ियां मुझे नहीं पता क्या करेंगे, क्या पता उनको रोबोट से ज़्यादा दोस्ती होने लगे, प्रेम होने लगे। कंपेनियंस एआई के अभी कल परसों फिर ग्रोक ने निकाल दिया है, और भी कई लोग निकालते हैं। हो सकता है कि आगे वाले लोग रियल दोस्तों से ज़्यादा उनके दोस्त एआई कंपेनियंस हों। अब पहले क्या था कि अगर आप लड़कियों के लिए स्पेशली अगर 32 की उम्र तक शादी नहीं की तो माँ बनना मुश्किल होगा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब तो पोस्ट ह्यूमस रिप्रोडक्शन चल रहा है कि लोग मर गए हैं पर मरने से पहले स्पर्म अपना डोनेट करके गए हैं, वो फ्रीज करवा लिया है, एग फ्रीज करवा लिया है। ऐसे केसेस हैं। एक आदमी मर गया अचानक और स्पर्म फ्रीज करवा लिया था, उसके मरने के 10 साल बाद उसका बच्चा पैदा हुआ। बायोटेक्नोलॉजी उस लेवल पे आ गई है। तो पेरेंटहुड चाहिए तो उसके 1000 उपाय हैं, है ना, किसी भी उम्र में। आईवीएफ के थ्रू हरियाणा पंजाब में 55-60 साल की महिलाएं माँ बन रही हैं आजकल। सरोगेसी है ही। तो किसी महिला को अगर मन करता है कि मैं नौकरी करूं, खूब आगे बढ़ूं, अपना करियर बनाऊं, और मैं शादी वादी या बच्चा 45 की उम्र के बाद सोचूंगी, तो भी मेडिकली संभव है। हालांकि उसमें मतलब दिक्कत है, परेशानियां हैं बहुत ज़्यादा, संभव तो है। ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारा फिनोमेना, आज़ादी की भूख, डेटिंग जैसी ऐप्स होने की वजह से पहली बार इतना आसान है लोगों से मिलना जुलना, जो कभी आसान नहीं था। जितने चेंजेस 100-200 साल में होते थे वो अचानक इस पीढ़ी के सामने 10 साल में हो गए हैं। दिक्कत ये है, ये बदहवासी की हालत में समझ नहीं पा रहे कि क्या हो गया अचानक। इतने चेंजेस जब होते हैं तो इसको एनोमिक सिचुएशन बोलते हैं, एनोमी बोलते हैं हम सोशियोलॉजी में। एनोमी का मतलब है कोई नॉर्म नहीं है, नॉर्मलेसनेस है, कोई सिस्टम बन ही नहीं पा रहा, हर इंसान अपने हिसाब से जी रहा है। धीरे धीरे सिस्टम्स फिर से बनेंगे। पर हाँ, अगर आपका सवाल है कि क्या विवाह का भविष्य खतरे में है, मेरी पर्सनल गट फीलिंग ये है कि हाँ, 500-1000 साल बाद हो सकता है कि दूसरे ऑप्शंस क्रिएट हों। ऑप्शन तो आएगा ही, विवाह नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन होगा। इंसान की ज़रूरतें तो पूरी होंगी ही, तो ज़रूरतें पूरी करने के नए नए स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे। और सोशियोलॉजी का विद्यार्थी होने के नाते बहुत इमोशनल होकर बात नहीं करनी, हाय परिवार के बिना कैसे जिएंगे, हाय विवाह के बिना कैसे जिएंगे। अरे आज से 5000 साल पहले विवाह नहीं होता था,
इंसानों का इतिहास 10 लाख साल का है, उसमें शादी का इतिहास 5,000 साल का है सिर्फ। तो 9,95,000 साल इंसानों की सभ्यता बिना शादी के ही रही है। ये कोई नियम थोड़ा है। ये तो क्या होता है कि जो चीज़ें चलती हैं फिर हम धर्म और उन सब बातों से मान लेते हैं कि ये प्राकृतिक है, नित्य है, नियम है। ये तो समाज को समझाने के तरीके होते हैं, पर समाज की अपनी एक गति है और वो इन बातों से रुकती नहीं है। चेंजेस आएंगे तो आएंगे। औद्योगिकरण, शहरीकरण से जो बदलाव यूरोप में आए हैं, अमेरिका में आए हैं, आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए उनको रोक नहीं पाएंगे। वो यहाँ भी आएंगे। बेंगलोर में आ रहे हैं, नोएडा में आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं, आके रहेंगे। वो मेरे या आपके चाहने से रुकेंगे नहीं।